हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्लासेस एक नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है जो कि 3 से 4 क्लासेस इंपॉर्टेंट वाली क्लासेस होंगी, जिसमें सारे के सारे मैं आपके फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा। और आपको जब आप टीओ का पेपर देने जाएंगे तो उसके पहले आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके होंगे जो पेपर में आती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करेंगे, सीधे हम स्टार्ट करेंगे और सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। हो सकता है एक भी बन जाए, दो भी बन जाए, लेकिन जब क्वेश्चन यहां से आएगा तो आपसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, मैं अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं बनेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं कि ये वाली जो यूनिट्स है, ये वाली यूनिट्स को याद रखने में बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या करा कि जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी गई है अभी तक के रिकॉर्ड्स में, है ना, तो मैंने सारे का सारा एनालिसिस करके देखा। तो ये 4 चीजों की 5 चीजों को सबसे ज्यादा पूछा गया है। क्लियर है ना। उसके बाद फिर हम इनकी मदद से बाकी दूसरी चीजें भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट दोस्तों क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ml² T-3 A-2। क्या होता है? ml² T-3 A-2। उसके बाद बात करते हैं वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसकी यूनिट डायमेंशन क्या है? ml² T-3। देखो, ये दो चीजें तो यही कॉमन है, 3 चीजें, लेकिन यहाँ A-2 था तो यहाँ A-1 है। अब आप याद कैसे करेंगे? भैया, रेजिस्टेंस होता है बड़ा। रेजिस्टेंस क्या होता है? बड़ा। और वोल्टेज क्या होता है? छोटा। वोल्टेज क्या होता है? छोटा। कैसे हम ये कैसे पता लगाया? भाई, जो घर में छोटे बच्चे हैं हम उसको बोलते हैं ना, भैया तू बड़ा बन जा, हम छोटे हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही वोल्टेज कहता है कि भाई तू बड़ा हो जा, मैं छोटा हो जाता हूं। हालांकि माइनस में वो वैल्यू आपको पता है, मैथ ना लगाना, पर मैं ये बता रहा हूं कि याद रखने का तरीका क्या है। दूसरी पावर की यूनिट होती है वॉट, ml² T-3। ये इसका डायमेंशन है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फेराड। m-1 L-2 T⁴ ठीक है ना। देखो, ये चीजें जो है ना डायरेक्ट पेपर में आती हैं, आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे एकदम से, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जल्दी से एक ये क्लास देख लेंगे पेपर देने के पहले, तो चीजें याद हो जाएंगी और पेपर में क्वेश्चन गलत टिक नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो ml² T-2 A-2। कितना है दोस्तों? ml² T-2 A-2। अब इसके बाद इसने केवल और केवल यहां से मैंने देखा तो यहाँ केवल उसने केवल और केवल यूनिट पूछी, डायमेंशन नहीं पूछी। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। परमीवियंस की यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर टर्न्स। रिलक्टेंस की यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। देखो दोस्तों, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस होता है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। और इसका उल्टा, जैसे कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कंडक्टेंस का जो काम होता है, वही यहाँ पे परमीवियंस का काम होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने में क्या करता है दोस्तों? मदद करता है। तो परमीवियंस का फॉर्मूला होता है वेबर पर एम्पियर टर्न्स। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ। जैसे वहां पे ईएमएफ होता है, ऐसे यहाँ पे एमएमएफ होता है। एमएमएफ होता है एक इसकी यूनिट होती है गिलवर्ट, या फिर होती है एम्पियर इनटू टर्न। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ बराबर होता है, एम्पियर मतलब करंट और टर्न्स मतलब टी, आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मत लिखो, केवल आप इतना ही रखो, याद याद रहेंगी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड की, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों एम्पियर पर मीटर। क्या? एम्पियर पर मीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैसे याद रखूंगा मैं, हमेशा याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से पैदा होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वोल्टेज की वजह से पैदा होती है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब एम्पियर पर मीटर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। देखो यहां लिखा भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि एम्पियर पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V बराबर φ/a, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है। उसके बाद होता है म्यू। म्यू की यूनिट क्या है? इसको बोलते हैं हम परमिबिलिटी। ठीक है। पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस पूछे गए हैं। एक तो परमिबिलिटी की यूनिट क्या है दोस्तों, अगर परमिबिलिटी की यूनिट पूछे तो हेनरी पर मीटर, लेकिन अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की यूनिट बात करें तो बोल देना उसको यूनिटलेस, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्या यह बात आपको क्लियर है? मतलब कि रिलेटिव परमिबिलिटी की यूनिट कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होता है, और परमिबिलिटी की यूनिट क्या होती है? हेनरी पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वोल्ट पर मीटर। देखो मैंने यहां बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर। ये क्या है? ये एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम बोलते हैं
परमिटिविटी, है ना। तो ये होता है फेराड पर मीटर, फोर्स पर मीटर मत कर लेना इसको, क्या होता है फेराड पर मीटर। एनर्जी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, किलोवाट आवर। पेपर में पूछ लेगा यार, बहुत आसान आसान चीजें हैं, लेकिन यहां से जब पूछेगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, और यहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने रिवाइज नहीं किया। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, ओम इंटू मीटर। एक चीज हमेशा याद रखना, जो रजिस्टिविटी होती है वो हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करती है। क्या ये बात समझ में आई, किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पे, और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, या कूलम पर सेकेंड। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या उससे रिलेटेड बातें हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। दोस्तों चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात क्लियर हुई। चार्ज एक्चुअलिटी में क्या होता है, एक एनर्जी का ही रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, एनर्जी का ही ये रूप होता है ना। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था ना, उसने ये डिफाइन किया था कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव चार्ज है। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई। यहां पे एन क्या है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ई होता है इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की वो जो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास नहीं। यहां पे क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, ई अपॉन वी। क्यू बराबर क्या होता है, ई अपॉन वी। एक ये फॉर्मूला होता है, मतलब ई अपॉन वोल्ट, और क्यू बराबर होता है ई अपॉन वी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। और चार्ज कैसा है, क्वांटीकृत है, मतलब इसको जोड़ा जा सकता है। 1 मिनट का समय देना, जरा पानी पी के आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम चल रहे थे, तो Q बराबर क्या, N इंटू ई, क्यू बराबर आई इंटू टी, ई अपॉन वी। ई हमेशा यहाँ पे याद रखना, ये ईएमएफ वाला ई नहीं है, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये क्या है, एनर्जी वाला ई है, ठीक है। ये वोल्टेज है, ये कूलम पर वोल्ट है, कूलम इसकी चार्ज है और क्वांटी करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम 4-5 प्रकार की चीजें अपन जान लें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो होता है। क्या ये आपको क्लियर हुई बात है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, जो बोर्ड पे लिखा है, अगर आप इसको मर्ज कर लेंगे तो काफी डाटा आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने करंट के बारे में आपको बताया। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गति करना या चार्ज का गति करना ही आपकी क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, ठीक है। धारा जो होती है हमेशा आवेश या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, अब अपन इसके कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लें। इसकी यूनिट एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, एन इंटू ई अपॉन टी। अगला फॉर्मूला क्या है, आई बराबर वी अपॉन आर। आई बराबर अंडर रूट के अंदर पी अपॉन आर, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट आएंगे, ये ज्यादा पूछता है पेपर में, ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। आई बराबर वी अपॉन जेड, आई बराबर वी अपॉन एक्सएल, आई बराबर वी अपॉन एक्सी। यहां तीनों में वी क्या है, वोल्टेज, जेड इंपीडेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्या ये बात समझ में आई। करंट से रिलेटेड आपको सारी बातें क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज की। देखो वोल्टेज क्या होता है, किसी भी चार्ज को किसी अनंत बिंदु से, किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को किसी अनंत बिंदु से हम किसी जाने हुए बिंदु तक लाते हैं, तो उसके अपोजिट में हमें जो कार्य करना पड़ता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो अब अपन इसके बारे में समझते हैं। V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू। W क्या होता है, वर्क, है ना। और ये क्या है, Q बराबर चार्ज। V बराबर होता है I इंटू आर, या अंडर रूट के अंदर P इंटू आर। एक बात ध्यान रखना, जब करंट का पूछेगा तो अंडर रूट के अंदर P अपॉन आर होता है, ठीक है ना, P अपॉन आर। लेकिन वोल्टेज के लिए अंडर रूट के अंदर P इंटू आर। I बराबर होता है V बराबर होता है P अपॉन I, ठीक है। और V बराबर होता है I इंटू जेड, आई इंटू एक्सएल या I इंटू एक्सी। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई, क्या आपको वोल्टेज का फॉर्मूला क्लियर हो गया। एक बार और सुन लो। देखो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बराबर होता है W अपॉन क्यू, या अंडर रूट के अंदर पी आर, या I इंटू आर, या P अपॉन आई, आई इंटू जेड, आई इंटू एक्सएल, आई इंटू एक्सी, या वोल्ट होता है। ये आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। भैया इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज होती है। पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। अगर हम वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, न्यूमेरिकल या फॉर्मूला इसी पे ही आ जाता है क्वेश्चंस। तो पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, आई स्क्वायर आर। अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई स्क्वायर आर। अगर कंडक्टेंस दिया हो तो कौन सा लगाएंगे, वोल्टेज दिया हो तो वी स्क्वायर इंटू जी।
जी होता है दोस्तों कंडक्टेंस, जो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। आर बराबर, रेजिस्टेंस को अगर मैं बात करूं, अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करूं तो आर बराबर होता है 1/जी। जी मतलब होता है आपका कंडक्टेंस, जी अपना क्या होता है दोस्तों, कंडक्टेंस। तो वी स्क्वायर इंटू जी, उसके बाद पावर का और फॉर्मूला आई स्क्वायर अपॉन जी। अगर वोल्टेज के फॉर्म में रखेंगे तो मल्टीप्लाई, करंट के फॉर्म में रखेंगे तो डिवाइड करेंगे। आई बराबर, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर डब्ल्यू अपॉन टी। ये बात समझ में आई, डब्ल्यू अपॉन टी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई? ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ आपको ये डब्ल्यू क्या वर्क की वैल्यू दे देगा, टाइम दे देगा, पूछ लेगा बताओ पावर क्या होती है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर के सिंगल फेज में अगर हम बात करें तो सिंगल फेज में होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। ये क्या होता है? पावर फैक्टर। और कॉस फाई क्या होता है? ये जो होता है ना फाई, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है, या एंगल कह सकते हैं उसके बीच का। क्या ये बात समझ में आई? चलिए क्यू बराबर, इसको बोलते हैं दोस्तों रिएक्टिव पावर, जो होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू साइन फाई। एस होता है दोस्तों एप्रिएंट पावर, जो होता है वी इंटू आई का स्टार। अच्छा आपके मन में ये बात आई होगी स्टार क्या चीज है? दोस्तों जो स्टार होता है ना, ये कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे ए प्लस जे भी लिखा हुआ है, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो ए माइनस जे इंटू बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगर हम थ्री फेज में अगर आपसे कोई पावर का फॉर्मूला पूछे, तो लाइन की पावर पूछे तो √3 VL IL cos फाई। क्यू की वैल्यू अगर लाइन के फॉर्म में पूछे तो √3 VL IL sin फाई। अगर एपरेंट पावर लाइन के फॉर्म में पूछे तो √3 VL इंटू IL। अगर P एक्टिव पावर, ये फेस के फॉर्म में पावर आ गई, तो 3 इंटू वी आई कॉस फाई, 3 इंटू वी आई साइन फाई। ये क्या है? Q। एस बराबर 3 इंटू बी इंटू आई, ये एपरेंट पावर। अब अपन बात करते हैं दूसरे फॉर्म में। अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो P बराबर आई स्क्वायर आर। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हो तो आई स्क्वायर इंटू एक्सएल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हो तो आई स्क्वायर इंटू एक्ससी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वो होती है दोस्तों किलोवाट आवर। पावर इंटू टाइम, वोल्टेज इंटू चार्ज। अगर वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। या आई स्क्वायर आर इंटू टी, इस चीज को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बात क्लियर हुई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस की। भाई रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस एक्चुअलिटी में ये हमेशा करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ज्यादा बड़ी बात है नहीं, सिंपल सिंपल चीजों के समझ लेते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि भाई किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। पेपर में ये ऐसे भी लिख देता है और ये सिंबल भी दे देता है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस का सबसे देसी फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे मैं एक एक चीज को डिटेल में समझा रहा हूं, आप ध्यान रखना। रो दोस्तों क्या होती है? रजिस्टिविटी। और मैंने अभी आपको बताया था रजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, यहां मैंने बताया था ओम इंटू मीटर। क्या थी रजिस्टिविटी की यूनिट? बताओ इसमें ढूंढ के कहां लिखा है रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर। और ये किन चीजों पर डिपेंड करती है दोस्तों? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे और प्लस उस पर क्या तापमान का इफेक्ट है, उन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करती है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं इसके बारे में। ए क्या होता है भाई? ए एरिया नहीं होता, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, एरिया नहीं होता। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब और एरिया में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। जैसे मेरे शरीर के अंदर क्या भरा है? ब्लड। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लड को एक तरीके से देखा जाए एरिया, लेकिन मैं अपना कुछ थोड़ा सा ब्लड का सैंपल निकाल दूंगा तो ये पूरे ब्लड का एक छोटा सा पार्टी तो है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल ब्लड बोल सकते हैं, या एक सैंपल। क्या ये? एरिया का छोटा सा सैंपल। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन पी या पी अपॉन आई स्क्वायर। अगर वोल्टेज दिया हो तो वी स्क्वायर अपॉन पी, अगर पी अपॉन आई स्क्वायर करंट के फॉर्म में, और आर बराबर होता है वी अपॉन आई। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अगर हम किसी भी तार को ऐसे खींच के दुगना कर दें, कैसे? जैसे किसी तार को खींच दें तो वो एन गुना लंबा हो गया। एन गुना लंबा होना मतलब एन स्क्वायर इंटू पुरानी वाली वैल्यू। अगर हम नया रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना गुना खींचा गया है उसका स्क्वायर करके पुरानी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम कंप्रेस, अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को दबा दें, क्या कर दें दोस्तों? ऐसे कंप्रेस कर दें तो आज नए रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, उसमें एन स्क्वायर को डिवाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एन स्क्वायर को डिवाइड लगाएंगे। अब हम बात करते हैं सीरीज। देखो दोस्तों, सीरीज बराबर आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। सीरीज में रेजिस्टेंस सीधे सीधे जोड़ देते हैं। जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई बताओ आपके पेपर में दो रेजिस्टेंस है सीरीज में ऐड है, तो R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है
तो वो क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पेपर में सीधे सीधे यही फॉर्मूले आ जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब अपन लास्ट जगह पे जा रहे हैं, जो कि इसके बारे में समझते हैं, इंडक्टेंस। दोस्तों इंडक्टेंस के बारे में हम बहुत गहराई से समझते हैं कि एक्चुअलिटी में इंडक्टेंस होता क्या है। देखो दोस्तों, इंडक्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टेंस के बारे में अगर अपन गहराई से समझें तो क्या चीज है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस हमेशा सडन चेंज ऑफ करंट, करंट के अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है। करंट के अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस को फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अगर इंडक्टेंस की अगले फॉर्मूले की बात करूं तो एन इंटू फाइव अपॉन आई। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट की बात करूं तो हेनरी। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जब मैं वोल्टेज लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एल इंटू डी आई ओवर डी टी। एक्सएल होता है दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ एल। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा एल, जो कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इंडक्टेंस हमेशा दोस्तों किसको क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। चलो अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है भाई, ये हमेशा देखो, जो इंडक्टेंस है वो करंट के अचानक परिवर्तन का विरोध करेगा, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज के अचानक परिवर्तन का विरोध करेगा। क्या ये बात समझ में आई? वोल्टेज जो होता है वो कैपेसिटेंस के अचानक परिवर्तन का विरोध करेगा। ठीक है ना। चलिए, तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। फेराड इसकी इकाई होती है, और आईसी, आईसी मतलब होता है करंट अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर में फ्लो होने वाली करंट का फार्मूला आईसी बराबर सी इंटू डीवी ओवर डी। ध्यान रखना, मैंने इंडक्टेंस में वोल्टेज को समझाया था और कैपेसिटेंस में करंट को समझा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको चार्जिंग करंट बोलते हैं और इसको चार्जिंग वोल्टेज बोलते हैं। किसको? इंडक्टेंस का वोल्टेज मैंने कहा लिखा है, वी एल इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अच्छा, सी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ नॉट आर ए अपॉन डी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये देसी फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की दोस्तों। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। क्या ये, मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और मैं आपको बता रहा हूं ये क्लास अगर आपने देख ली ना तो आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और मैं आगे की चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है दोस्तों। चलिए, दोस्तों अभी हमने पिछली क्लास में जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर कराए। अब मैं कुछ और डेटा लेके आया हूं, जिसको मैंने, ये सारा का सारा डेटा फिर से मैंने आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। ये क्लास अगर आपने देख ली ना तो आप यकीन मानना आपकी बहुत सारी चीजें जो सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाती थी, जिसको आप याद नहीं रख पाते थे, वो सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट। पेपर में एक क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछता है। तो दोस्तों Hg मतलब मरकरी, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। हमेशा एक बात याद रखना, वो ऐसे भी पेपर में पूछता है कि भैया ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड अवस्था में होती है, दूसरा उसका नेगेटिव टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है ना। तो -39 डिग्री सेल्सियस। टिन का होता है 232, लेड का होता है 327। लेड का कितना होता है दोस्तों, 327। जिंक का होता है 420। कैसे याद रखेंगे, जिंक खुद ही 420 है, कहीं इधर भाग जाता है कहीं उधर भाग जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं, जिंक का 420। एल्यूमिनियम का होता है 660। कितना होता है दोस्तों, 660। उसके बाद चांदी, एजी मतलब चांदी, चांदी का 960। भाई सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम सस्ता आएगा तो 660, चांदी महंगी आएगी तो 960, 300 रुपए महंगी है चांदी। किससे, एल्यूमिनियम से, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। एयू मतलब गोल्ड, गोल्ड होता है 1063। मतलब गोल्ड क्या है, और महंगा आएगा तो उसका टेम्परेचर भी महंगा ही हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा तो वो उतना ही ज्यादा महंगा। तो गोल्ड का 1063 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की बात करेंगे तो 1084। अब ऐसा मत समझना कि इसका ज्यादा है तो कॉपर भी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक है। कॉपर का कितना है, 1084। मैग्नीन की अगर हम बात करें तो 1020। मैग्नीन का कितना है, 1020। ऐसे याद रख सकते हैं, मैग्नीन को आसान नहीं रखना, 1 के बाद फिर 0, 2 के बाद फिर 0। ठीक है ना। कॉपर का कितना होता है, 1084 या 1083, 1084। गोल्ड का 1063। एक 1063 याद मत रखा करो, भूल जाओगे, 1000 से याद रखा करो। 1000 उसके आगे कितना, 1063 सोना, 1084 चांदी, चांदी नहीं 1084 कॉपर। यूरेका का कितना है, 1270।
यूरेका का कितना है दोस्तों 1270, निकेल का 1455, टंगस्टन का 3422, कार्बन का होता है 3550, कांसे का होता है 930। कांसे का कितना होता है दोस्तों 930 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एक जगह लिख दिए हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन सीधा आता है, सीधा सीधा आएगा। अभी टीओ में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो कैसे हैं देखो, ईएमएफ आपको एक बार में सारे याद करा दूंगा। वोल्टाइक सेल का 1.08, डेनियल सेल का 1.1, लैक्लांची सेल का 1.46, कार्बन जिंक सेल का 1.5, लिथियम आयन का 3.6, बुनसेन सेल का 1.9, मरकरी या बटन सेल का 1.35, वेस्टर्न कैडमियम सेल का 1.018। याद रखना चीजों को। लेड एसिड सेल का 2.1 और निकेल आयरन सेल का 1.2। इसको कैसे याद रखेंगे? लेड का उल्टा कर दोगे तो निकेल आयरन, लेड का उल्टा कर दोगे तो निकेल आयरन। भाई लेड का कितना है 2.1, इसको पलट दोगे तो 1.2, किसका? निकेल आयरन का। याद हो रही है कि नहीं चीजें? उसके बाद चांदी, चांदी ऑक्साइड मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नहीं मर्क्यूरी ऑक्साइड नहीं, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का 1.5, निकेल कैडमियम का 1.4 और लिथियम कार्बन का 3.46। पेपर में ये पूछ लेता है ऐसा कौन सा सेल है जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है? वो होता है दोस्तों लिथियम कार्बन सेल। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट, ये क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेपर जब तब बनता है ना तो ऐसी टेबलों में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पटक देता है और जो गलती करा लेगा। तो वो ये क्लास आप देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो भी हम एलईडी बनाते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ मटेरियल की हम बनाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बोलते हैं। तो उन मटेरियल्स के जब आप बनाएंगे तो उसके आधार पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप डिसाइड होगा, तो उस ड्रॉप को बताएगा, और जो मटेरियल डालेंगे उसके आधार पर कलर डिसाइड होगा, है ना। किस कलर की एलईडी दिखाई देगी और कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का बनाएंगे तो सबसे पहले तो वो लाल कलर का देगा। अगर लाल कलर की एलईडी है तो वो गैलियम आर्सेनाइड की बनी है और 1.8 वोल्ट उसका वोल्टेज होगा, ड्रॉप कितना होगा 1.8 वोल्ट, ठीक है। फिर आएगा गैलियम इंडियम जो कि 2.0 वोल्ट है और ऑरेंज कलर की रहेगी। कैसी रहेगी? ऑरेंज मतलब होता है नारंगी कलर। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ये 2.1 वोल्ट होगा और पीले कलर की होगी। गैलियम फास्फाइड, केवल फास्फाइड ले लेंगे तो 2.2 वोल्ट होगा और ग्रीन कलर की होगी। गैलियम इंडियम और नाइट्राइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड की अगर देखेंगे तो 3 वोल्ट की रहेगी और ब्लू कलर की। तो देखो अगर ब्लू कलर की एलईडी अगर आपको खरीदनी है तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्या मिलाया जाए कि कलर ब्लू बन जाए उसका। तो उसके लिए गैलियम इंडियम और नाइट्राइड, गैलियम इंडियम और नाइट्राइड मिला दोगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। गैलियम इंडियम फॉस्फाइड है और एक गैलियम फॉस्फाइड है, ध्यान रखना। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का 2.1 है और गैलियम फॉस्फाइड तो कितना हो जाएगा 2.2, ठीक है ना। गैलियम इंडियम का 2.0, गैलियम आर्सेनाइड का 1.8। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्लासेस और टेम्परेचर की। पेपर में सीधा क्वेश्चन छपता है और आप गलत करके आ जाते हैं कि भाई कौन कौन सा टेम्परेचर कितने कितने डिग्री पे कौन कौन सी क्लास में आता है। तो सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हरियाणा एंड चंडीगढ़। कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक क्या है? यू आर इंजीनियर बॉय, यू आर इंजीनियर बॉय फ्रॉम हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो y का कितना होता है 90, a का कितना होता है 105, y का कितना होता है 90। y मतलब 90 डिग्री पे करते हैं हाथ उठा के, ऐसे 90 डिग्री पे हाथ उठा के सबको बाय बाय कर दो, मतलब कितना होता है 90 डिग्री। ये अपन ऐसे y करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिख रहा है ये दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अपन ऐसे बाय बाय करेंगे तो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ऐसे याद रख सकते हैं अपन y का, ठीक है। 105, a का कितना होता है 105, 105 कितना है? एक क्लास हमेशा एक से लेकर 5 तक की ही होती है। टॉप क्लास की रैंक क्या होती है 1 to 5, उसके नीचे तो फिर रैंक घटती चली जाती है। तो 105, ई का 120, ई का कितना है 120, 120। उसके बाद बी की बात करें तो देखो दोस्तों बी जो है वो 3 के जैसा दिखाई देता है, तो बी का कितना आ जाएगा 130 डिग्री सेंटीग्रेड। एफ 5 जैसा बनता है, देखो यहां दिखाता हूं, ये एफ है तो मैंने 5 जैसा बना दिया कि नहीं, 5 जैसा बन रहा है। तो एफ 5 जैसा बनता है, एफ बनता है 5 जैसा, ऐसा दिख रहा है 5 जैसा। तो ये कितना है 155, एच का 180। अगर मैं एच को 8 बना दूं तो देखो एच से 8 बन रहा है कि नहीं, एच का 8, तो 180 डिग्री। क्या ये आपको याद है कि एच का कितना रहेगा? एच का रहेगा 180 डिग्री। लेकिन सी की बात करें तो वो 180 डिग्री से ज्यादा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कैसे याद रखेंगे भैया? बाय कैसे करेंगे 90 डिग्री पे, एक क्लास मतलब 105,
यू आर, इंजीनियर मतलब ई टाइप, ई टाइप मतलब 120, ठीक है ना। बॉय मतलब बी, बी का मतलब क्या है 130 डिग्री। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब एफ, एफ मतलब 155 डिग्री। हरियाणा, हरियाणा मतलब एच, एच का 180 डिग्री। एंड चंडीगढ़, चंडीगढ़ का मतलब क्या है सी, सी मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई। यहां से क्वेश्चन पेपर में ढूंढ के पूछता है जब पेपर टफ बनाएगा। तो जेड बराबर सबसे पहले होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड बराबर एम अपॉन आई टी, जेड बराबर एम अपॉन आई टी, या फिर जेड बराबर एम अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू बराबर होता है दोस्तों, क्यू बराबर, क्यू का ही ये वैल्यू लिखा हुआ है आई इंटू टी। पेपर में क्वेश्चन ये आता है एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। एक्चुअलिटी में ये फैराडे का प्रथम नियम है। इलेक्ट्रोलिसिस में दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, जितना चार्ज फ्लो कराएंगे उतनी ही मात्रा उसमें क्या होगी, लिबरेट होगी। और क्यू को हटाएंगे तो आई इंटू टी, तो एम बराबर जेड आई टी। पेपर में कंफ्यूजन कहां होती है मैं आपको बता देता हूं, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो वो ऑप्शन ए में रखेगा एम बराबर जेड आई टी, या फिर रख देगा जेड बराबर एम आई टी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार एम बराबर जेड आई था, जेड आई टी था, या जेड बराबर एम आई टी था, तो कैसे याद रखेंगे? पहले कौन आएगा, एम या जेड? पहले भाई एबीसीडी में एम आता है। कौन आता है? एम। और जेड कब आता है? बाद में। तो पहले लिखेंगे एम, अरे समझे क्या नहीं, और फिर लिखेंगे जेड। आई इंटू टी तो आप खुद ही कर लेंगे। तो एम बराबर क्या आ जाएगा, जेड आई टी। चलिए अब अपन बात करते हैं कि कौन सी चीज कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है। यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिक्स पेपर वाला, जब पेपर बनेगा ना तो इसी क्लासेस में से बनेगा, आप देख लेना। चलिए एनर्जी मीटर की, स्विच बोर्ड की या सॉकेट की बात करूं, एनर्जी मीटर, स्विच बोर्ड या सॉकेट की बात करूं दोस्तों, तो वो 1.3 मीटर की हाइट पे लगेगा। कितनी हाइट पे लगेगा दोस्तों? 1.3 मीटर की हाइट पे। एनर्जी मीटर है, स्विच या सॉकेट हो, है ना, ये 1.3 मीटर की हाइट, जमीन से 1.3 मीटर, जमीन से 1.3 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो जमीन से 2 मीटर पे लगेगा। कितने ऊंचाई पे लगेगा? 2 मीटर। पंखे की अगर हम बात करेंगे तो 2.75 मीटर की हाइट पे लगेगा। कितने पे लगेगा? 2.75 मीटर। मेन स्विच की अगर हम बात करें तो ये लगेगा 1.5 मीटर। मेन स्विच की बात करेंगे तो कितना लगेगा? 1.5 मीटर। और लाइटिंग लोड, लाइटिंग लोड की हम बात करेंगे तो 2.25 मीटर, मतलब 2.25 मीटर। लाइटिंग लोड कितने पे लगता है? 2.25 मीटर, है ना। बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड 1.5 मीटर, फैन लगेगा 2.75 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 मीटर, और 1.3 मीटर लगेगा आपका एनर्जी मीटर है, स्विच बोर्ड है, ये सारे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है। दुनिया का कोई भी पेपर देंगे इसको छोड़ के क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। आज मैंने लिखा है सारे के सारे लैंप और उनकी एफिशिएंसी, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन याद क्या रखना है वो इस क्लास में आपको पता चल रहा होगा आपको इसमें से कितनी चीजें याद है। अगर आपको ये क्लास वाकई पसंद आए ना तो कमेंट में जरूर लिखना। जो अभी जितनी तैयारी कर रहे हैं, मैं यकीन बता रहा हूं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको ये चीजें याद नहीं होंगी जो मैंने आपको अभी अभी दे दी। ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं लैंप एफिशिएंसी की। सबसे पहले एफिशिएंसी को किसमें डिनोट करते हैं? ल्यूमेन पर वॉट में। किसमें करते हैं दोस्तों? ल्यूमेन पर वॉट। भैया कार्बन फिलामेंट लैंप की जो एफिशिएंसी है वो है 5 ल्यूमेन पर वॉट, ठीक है। कार्बन का अगर फिलामेंट लेंगे तो 5 ल्यूमेन पर वॉट। कार्बन आर्क लैंप की अगर हम बात करेंगे तो 9 से 12 ल्यूमेन पर वॉट। अगर मैं टंगस्टन फिलामेंट की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट मैं दो तरीके से डिजाइन करता हूं, या तो वैक्यूम में रख के या फिर उसके अंदर गैस भर के। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं वैक्यूम में रख के बात करूंगा तो भैया वैक्यूम में 10 से 12 ल्यूमेन पर वॉट होगी, लेकिन उसी में वैक्यूम हटा के गैस फिल्ड करा दूंगा तो 18 ल्यूमेन पर वॉट। कितनी होगी दोस्तों? 18 ल्यूमेन पर वॉट। आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर लिखेंगे, जब क्लास देख रहे होंगे तो कमेंट में मुझे लिखें कि इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ये बात ध्यान रखें, जो गैस भर रहे हैं किस तरीके की गैस भर रहे हैं, ठीक है ना। चलो एफिशिएंसी मैंने आपको क्लियर करा दी, वैक्यूम की 10 से 12 ल्यूमेन पर वॉट। गैस वाला है अगर टंगस्टन फिलामेंट तो 18 ल्यूमेन पर वॉट। नियोन लैंप की बात करूं तो भैया 15 से 40 ल्यूमेन पर वॉट। हेलोजन लैंप की बात करूं तो 25 से 35 ल्यूमेन पर वॉट। अगर जीएलएस लैंप मतलब जर्नल लाइट स्विचिंग, जर्नल लाइट स्विचिंग नहीं स्कीम, जर्नल लाइट स्कीम, या इसी को हम बोलते हैं इनकंडेंसेंट लैंप, या फिर देसी भाषा में देसी बल्ब ऐसे कह सकते हैं, तो 10 से 15 ल्यूमेन पर वॉट। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों? 10 से 15 ल्यूमेन पर वॉट। MVL मर्क्यूरी वेपर लैंप 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट। मर्क्यूरी वेपर लैंप की कितनी है? 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट। अब मैं बात करूं फ्लोरोसेंट लैंप की, तो फ्लोरोसेंट लैंप की कितनी है? 50 से 60 ल्यूमेन पर वॉट। फ्लोरोसेंट लैंप की कितनी है?
50 से 60 ल्यूमेन पर वॉट। क्या ये बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं CFL की। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जो कि 60 से 70 ल्यूमेन पर वॉट है जिसकी एफिशिएंसी। MHL बहुत अच्छा लैंप है ये, इसको बोलते हैं मेटल हैलाइड लैंप। इसका CRI मतलब करंट रेंडरिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और सबसे अच्छा होता है। इसको बड़े बड़े स्टेडियम में लगाते हैं। इसका क्या है, इसकी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 65 से 115 ल्यूमेन पर वॉट, 65 से 115 ल्यूमेन पर वॉट। अगर मैं हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप की बात करूं तो 67 से 121 ल्यूमेन पर वॉट, 67 से 121 ल्यूमेन पर वॉट। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप 101 से 175 ल्यूमेन पर वॉट। ध्यान रखना सोडियम वेपर लैंप की दो एफिशिएंसी होती है, एक होती है भाई लोगों आपकी हाई प्रेशर और एक होती है लो प्रेशर। अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो 101 से वो 67 से 121, हाई प्रेशर की बात करूं तो 67 से 121 और लो प्रेशर की बात करूं तो 101 से 175, 101 से 175। क्या ये बात समझ में आई? क्या मुझे लगता है आपको इसमें जितनी भी क्लास आप देख रहे हैं जो अभी तक आपने देखा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको लिख के और सारी चीजें आपको समझाई? अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों तो इस पर कमेंट लिखें, है ना, कमेंट करें कि भाई कौन कौन सी चीजें आपको इसमें से पहले से पता थी और कितनी चीजें मैंने आपको रिकॉल करा दी। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको बताया था उसके आगे का और डाटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखना जब आप पूरी की पूरी आधे घंटे की क्लास या जितने भी मिनट की ये क्लास होगी, अगर आप इस क्लास को देख लेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं इसकी एक कॉपी बना लेना, ठीक है, वो आपके बहुत काम आएगी। चलो अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है और यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ते तो हम हैं, कंफ्यूज कहां होंगे? मैं कंफ्यूज की ऐसी गोली खिलाऊंगा जिसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड साइज, मतलब हम यहां घुसे अर्थिंग की तरफ, अर्थिंग वाले चैप्टर की तरफ आ गए हैं और इसको हम एक साथ समराइज करेंगे। अगर हम कॉपर के वायर की बात करें इलेक्ट्रोड साइड की तो 3 mm स्क्वायर का होगा और GI के वायर की बात करें तो 6 mm स्क्वायर का होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें चाहे वो कॉपर का हो या फिर GI का हो, GI मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन, अगर कॉपर का होगा तो 3 mm स्क्वायर, GI का होगा तो 6 mm स्क्वायर। अगर मैं स्ट्रिप की बात करूं, कॉपर की पत्ती की बात करूं तो 25 mm इंटू 1.6 mm, 25 mm इंटू 1.6 mm। गैल्वनाइज्ड आयरन की बात करूं तो 25 mm इंटू 4 mm। भैया गैल्वनाइज्ड आयरन जो होता है ना, गैल्वनाइज्ड आयरन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है ना, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? एज कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर का कितना होगा 25 mm इंटू 1.6 mm और GI का 25 mm इंटू 4 mm। अब अपन बात करते हैं प्लेट अर्थिंग की। तो देखो दोस्तों, प्लेट अर्थिंग में क्या है, कॉपर के लिए प्लेट लगेगी 60 गुणा 60 गुणा 3.15। ध्यान रखना इसमें वो यूनिटों में घुमा देगा चार ऑप्शन में। तो पहला सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर और तीसरा मिलीमीटर में होगा, क्योंकि ये मोटाई होगी, लंबाई चौड़ाई और थिकनेस मतलब मोटाई। अगर मैं इसी बात को देखूं दूसरे तरीके से, गैल्वनाइज्ड आयरन का अगर मैं लेके चलूं प्लेट तो वो होगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 6.30 mm। देखते हैं इसकी मोटाई जस्ट डबल कर देते हैं। अब हम रॉड अर्थिंग की बात करें तो कॉपर की रॉड की बात करूं, सॉलिड ठोस रॉड तो वो 12 mm की होगी और गैल्वनाइज्ड आयरन की सॉलिड रॉड की बात करूं तो 19 mm की होगी। ठीक है। पोला पाइप मतलब कि हॉलो पाइप वो होता है 25 mm का। अब GI का पाइप अगर हम पाइप अर्थिंग के लिए प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो वो 38 mm का होता है। कितने mm का होता है दोस्तों? 38 mm का। और कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो 100 mm का लेंगे, 100 mm का। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? इतना इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर आप इस क्लास को देखेंगे ना आपके लिए रामबाण क्लास कहलाएगी ये सच में, क्योंकि समय कम डाटा पूरा, है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं भैया अर्थ रेजिस्टेंस की, कि कहां कितना मैनेजेबल होता है। भैया बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट है ना, वहां पे 0.5 ओम के समथिंग रखते हैं। कितना रखते हैं दोस्तों? 0.5 ओम। अब हम बात करें चाहे तो मीडियम पावर प्लांट हो चाहे स्मॉल पावर प्लांट हो, है ना। छोटे पावर प्लांट के लिए कितना चाहिए? 0.5। लार्ज पावर प्लांट के लिए
जितने भी बड़े पावर प्लांट होंगे वहां अर्थ रेजिस्टेंस लगभग 0.5 ओम रखा जाता है। अगर हम मीडियम और स्मॉल पावर प्लांट की बात करेंगे तो 1.0 प्लस में घरेलू अगर हम देखते हैं, घरेलू में भी अगर अपन अर्थिंग जो यूज कर रहे हैं उसका भी 1.0 ओम लगभग होना चाहिए। अब छोटे सब स्टेशन, ये प्लांट नहीं है ध्यान रखना, छोटे सब स्टेशन है उसके लिए 2.0, और इसके अलावा अगर हम कहीं और अर्थिंग का यूज कर रहे हैं तो वहां अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.0 ओम होना चाहिए। ये बात समझ में आई। अब पेपर में यहां भी ये क्वेश्चन फंसा लेगा आपको कि अर्थ में अगर हम आइडियल की बात करें, आइडियल स्पेलिंग गलत लिखिए, उसको स्पेलिंग पे ना जाना, आइडियल की बात करूं तो 0 ओम और प्रैक्टिकल की बात करूं तो 1 ओम। ये बात समझ में आई। अगर अर्थ का मैं आइडियली बात करूं तो कितना आएगा, आइडियली आएगा भैया 0 ओम और प्रैक्टिकली आएगा 1 ओम। आधे से ज्यादा स्पेलिंग को देखना, स्पेलिंग मत देखना, जो काम की चीज है वो देखना, ठीक है ना। भावनाओं को समझो, अंग्रेजी पे ना जाओ। उसके बाद बात करते हैं अर्थिंग कोड। अर्थिंग कोड भैया अपना IS 3043 होता है 1966। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अगर सिंगल फेस है तो 240 वोल्ट, अगर थ्री फेस है तो 400 वोल्ट, सिंगल फेस है तो 240 वोल्ट और थ्री फेस है तो 400 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई। अब अपन जीवन काल की बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सारे के सारे लैंप की एफिशिएंसी बताई, अब मैं आपको सारे के सारे लैंप के जीवन काल के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, जीवन काल के। तो जीवन काल की अगर मैं बात करूं, इनकंडेंसेंट लैंप मतलब देसी बल्ब जो 1000 घंटे चलता है, हेलोजन लैंप भैया 2000 घंटे चलता है, सोडियम वेपर लैंप चलता है 6000 घंटे। सबसे पहले हम बात करेंगे देसी बल्ब। देसी बल्ब मतलब इनकंडेंसेंट लैंप, इनकंडेंसेंट लैंप चलता है 1000 घंटे। दूसरी बात, हम हेलोजन लैंप की बात करें तो 2000 घंटे, अगर हम सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो 6000 घंटे, सोडियम वेपर लैंप की अगर हम बात करें तो 6000 घंटे। ट्यूबलाइट मतलब फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप। मैंने ट्यूबलाइट जानबूझ के लिखा है जिससे देसी भाषा आपको याद रहेगी। ट्यूबलाइट मतलब कि देसी भाषा मतलब कि फ्लोरोसेंट लैंप जो 7500 घंटे है, जिसकी लाइफ कितनी है 7500 घंटे। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL का फुल फॉर्म भी पेपर में आता है। तो CFL का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो कि 10,000 घंटे। एलईडी की अगर मैं बात करूं, लाइट एमिटिंग डायोड 50,000 घंटे। नियोन साइन लैंप की बात करूं तो भैया 10,000 घंटे। कितना, 10,000 घंटे, लगभग CFL के बराबर। किसके बराबर, CFL के बराबर। चलो एक बार हम रिवाइज करते हैं। देसी बल्ब का 1000 घंटे। ट्यूबलाइट का कितना है, अच्छा बताओ, ट्यूबलाइट का बताओ, लिखो कमेंट में, मुझे क्या देख रहे हो। ट्यूबलाइट का कितना है बताओ, 7500 घंटे। हेलोजन का 2000, ऐसे याद भी रख सकते हैं। देसी बल्ब मतलब 1000, हेलोजन 2000, सोडियम वेपर 6000। क्या ये बात समझ में आ रही है, 6000 घंटे। उसके बाद अपन बात करेंगे CFL 7500 घंटे। CFL मतलब 7500 घंटे, सॉरी CFL नहीं, सॉरी 7500 घंटे ट्यूबलाइट, तुम्हारे चक्कर में मैं भी भूल जाता हूं। 7500 घंटे। CFL 10,000 घंटे, एलईडी 50,000 घंटे और नियॉन साइन लैंप 10,000 घंटे। क्या ये बात समझ में आई। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर जब मैंने एफिशिएंसी लिखवाई थी तो ये एफिशिएंसी छूट गई थी। देखो एम्पियर आवर एफिशिएंसी किसकी, लेड एसिड सेल में हमेशा सेल में दो तरीके की एफिशिएंसी देखी जाती है। एक देखी जाती है एम्पियर आवर एफिशिएंसी और एक देखी जाती है वॉट आवर एफिशिएंसी। हमेशा ध्यान रखना जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है वो वॉट आवर एफिशिएंसी से ज्यादा ही होती है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर आवर चार्ज इनटू 100, ऐसे हम निकालते हैं इसको, ठीक है। तो कितनी आएगी, 90 से 95%। अब वाट आवर एफिशिएंसी की बात करें तो वाट आवर होती है वाट आवर डिस्चार्ज अपॉन वाट आवर चार्ज गुणा 100। तो ये कितना आएगा दोस्तों, 72 से 80%। अब मैं निफे सेल, कैडमियम सेल, निफे सेल या कैडमियम सेल की अगर बात करें, इसी को एडिशन सेल कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये आप मुझे लिखेंगे कमेंट में। तो इसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी 80% और वाट आवर एफिशिएंसी 60%। क्या ये आपको डाटा याद हो गया, पेपर में सीधे ही आ जाएगा यार। बताओ निकल आयरन सेल की एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितनी होती है भाई, ध्यान रखना। अब मैं कैसे याद कराऊंगा, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल, इन दोनों सेल की 4 एफिशिएंसी लेके चलेंगे, 2 एम्पियर आवर 2 वाट आवर। तो हम बात करते हैं सबसे कम एफिशिएंसी निकल आयरन सेल की होती है कौन सी, वाट आवर, मतलब 60%। धीरे से उससे बढ़ेंगे हम 80% की तरफ जाएंगे, 80% एम्पियर आवर एफिशिएंसी। उसके बाद आ जाएगी लेड एसिड सेल की कौन सी, वाट आवर एफिशिएंसी, जो कि 72 से 80%।
72 से 80%, फिर एम्पियर आवर 90 से 95%। अब आपका और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा बेटा यहां से आ जाएगा, और यहां से सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आपके छपेंगे अगर डाटा वाइज क्वेश्चन आता है। देखो लाइटिंग सर्किट की अगर मैं बात करूं, कॉपर की होगी 0 देखो लाइटिंग सर्किट के लिए हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइटिंग सर्किट मतलब घर के लिए यूज कर रहे हैं तो तांबे का तार लेंगे तो 0.98 mm² या 1 mm², या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1/1.12, मतलब एक तार होगा जो इसका डायमीटर होगा। क्या ये बात समझ में आई। लोड हम बात करें लाइटिंग के लिए 800 वाट मैक्सिमम होता है, और पॉइंट हम कितने ले सकते हैं घर के लिए 10 पॉइंट, मैक्सिमम लाइटिंग पॉइंट एक कमरे में कितने ले सकते हैं 10। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो ±2% होता है। कितना होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ±2%। अब हम पावर सर्किट की बात कर रहे हैं। देखो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कौन सा लाइटिंग सर्किट है, कौन सा पावर सर्किट है। आप जब कभी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछता है, जैसे आपने बोला कि भैया एक प्लग दे दो, तो प्लग दो तरीके के आते हैं, पावर सर्किट के लिए आता है और उसके लिए भी आता है लाइटिंग के लिए। लाइटिंग और पावर में ये डिफरेंस होता है कि करंट का जहां पे डेंसिटी बढ़ जाए वो पावर सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप हीटर के लिए प्लग लेने जाएंगे या सॉकेट लेने जाएंगे तो वो 15 एम्पियर का देगा, ना कि 5 एम्पियर का, क्योंकि हीटर में करंट ज्यादा आती है। क्या ये बात समझ में आई। अगर आप उससे कम एम्पियर 5 एम्पियर का यूज करेंगे तो जल ही जाएगा, ठीक है ना। तो पावर सर्किट वही हो गया। कॉपर का तार लेंगे तो 1.5 mm², अगर 1 mm से हीटर जलाएंगे तो हीटर का इंसुलेशन ही जल जाएगा। कॉपर 1.5 mm², एल्यूमिनियम का 2.5 mm², ठीक है। पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट आप 2 ले सकते हैं भैया, एक कमरे में पावर सर्किट 2 ही ले सकते हैं। पावर सर्किट इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो फ्रिज के लिए अपन पावर सर्किट यूज करते हैं, एसी के लिए हम पावर सर्किट यूज करते हैं, ठीक है ना, कूलर के लिए हम पावर सर्किट यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें मिक्सर के लिए पावर सर्किट यूज करते हैं, ओवन के लिए हम पावर सर्किट यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं और दूसरे तरीके से देखूं तो लाइटिंग सर्किट कहाँ का, हाँ प्रेस करने के लिए भी आप पावर सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर लाइटिंग सर्किट कौन से है, भाई आपको ट्यूबलाइट जलानी है, आपको एलईडी जलानी है, आपको पंखा जलाना है छोटा वाला 60 वाट का पंखा जलाना है। कितने का, 60 वाट का, मतलब 800 वाट से तो ये कमी है ना, 800 वाट से तो लगभग कमी है। तो 60 वाट का पंखा जलाओगे तो वो लाइटिंग में आ जाएगा, लेकिन कूलर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब अपन बात करते हैं भैया इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना चलता है दोस्तों, ±5%। भैया 5 एम्पियर और 6 एम्पियर के सॉकेट होते हैं 100 वाट तक, और 15 एम्पियर और 16 एम्पियर के सॉकेट चलते हैं 1000 वाट। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर अपन फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखें तो ±3% आएगा। कंज्यूमर के लिए 3 किलोवाट मैक्सिमम, और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जहां जहां आपके घर में लगेगा वो 5 किलोवाट का लोड होगा तो आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाएगा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं पेपर में कि बताओ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कितने किलोवाट लीज से स्टार्ट करते हैं। जहां 5 किलोवाट की बात होगी वहां पर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हम उपयोग करेंगे। मुझे लगता है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, छोटी छोटी बहनों, आप देखिए कितना अच्छा डाटा, कितना इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपको इसी क्लास के अंदर धीरे धीरे प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। बहुत धमाकेदार वीडियो है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।